भीतर क्यों भरी उदासी है, यह भरी नदी क्यों प्यासी है, हर बार दिशा सुलझाएगा, यह जीवन गंगा काशी है। उत्सव जी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं अगर आप जुड़ चुके जी, हैं। मेरी मेरी उत्सव मेरी जी, आवाज पहुंच रही है मुझे हाँ, मुझे सर आपका आपका सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इस चर्चा के काबिल समझा, और मैं आपका प्रश्न समझ गया था। मुझे लगा कि मैं भी अपने विचार ही रखूंगा कि मुझे एक, मैं अभी मैथिली शरण गुप्त जी की साकेत कविता, साकेत जो उनका काव्य संग्रह है, मैं वो पढ़ रहा था। उसमें एक बड़ी अच्छी बात लिखी थी। आपके पहले प्रश्न में जो ये था कि जो चीजें चल रही हैं, ठीक है, जो चल रही है उनका अपना भी, जैसा आपने कहा कि जो चल रहा है सो चल रहा है, और एक जो जिधर से हम चाहते हैं कि हम उधर मुड़े, वहां पे दरअसल बात ऐसी हो गई ना कि ऊपर उठाने की बात है। यहाँ पर क्या है, उन्होंने बहुत अच्छी लाइन लिखी, दैवत तो कठिन दानुज सहज है नर, दैवत तो कठिन दानुज सहज है नर को, नीचे से उठना ऊपर, नीचे से उठना सहज कहां कभी ऊपर, नीचे से ऊपर उठना मुश्किल होता है, दैवत तो कठिन है दानुज आसान है। हमारे पास जो सहज भाव से मिल जाता है, दरअसल हमारी प्रवृत्ति ऐसी है ना कि हमें जब तक बिना मेहनत की चीजें मिलती रहें तो उसमें हम तुरंत सहज रूप से बह जाते हैं। ये हमारी प्रवृत्ति है, हम सहज रूप से ऐसे होते हैं। लेकिन उसके लिए हमें, जब हमें कुछ, हमें किसी उद्देश्य के लिए अपने आप को ढालना होता है, तो वहां पर हमारी तपस्या शुरू हो जाती है, वहां पर हमारी चीजें शुरू हो जाती है। किसी ने कहा था कि जीवन के किसी भी पड़ाव पे ऐसे जगह पे आएंगे हम जब हमेशा व्यक्ति अकेला होता है, उस दिन परीक्षा आपको अकेले देनी है। तो जो आपने प्रक्रिया अपनाई, जैसे कुमार सर ने जो सीरीज शुरू की थी दर्पण की, देखिए आपने कहा ना कि वहां पर हमने देखा कि जब उसको रोज चलता था तो उसके बाद में कहीं ना कहीं वो अंतर पड़ ही जाता है। एक बार बड़ी सुंदर कथा आती है। एक बार क्या हुआ, देवराज इंद्र को डर हुआ कि एक ऋषि थे, वो उनका इंद्रासन कहीं न ले ले। उन्होंने बड़ी तपस्या करी, उन्होंने बहुत ही प्रयास किया, और सब चीजें हुई। जब उनको लगा कि इनकी तपस्या तो ऐसी है कि भैया बड़ी, मतलब लग रहा है कि इंद्रासन चला ही जाएगा, अब उनको लगा कि इसको भंग कैसे किया जाए। तो उन्होंने बहुत सुंदर उपाय सोचा। वो नीचे गए, उनको गुरु को प्रणाम किया, बोले प्रणाम देवराज, आज आप यहाँ पे आए? तो बोले हाँ, बस ऐसे चल रहा था, मुझे लगा दरअसल मैं एक काम से आया हूँ आपके पास। तो बोले अरे बोलिए, आप आदेश करिए। कहीं काम ऐसे ही, दरअसल मैं कहीं जा रहा हूँ, तो ये मेरी एक तलवार है, ये तलवार आप अपने पास रख लेते, मैं 10-12 दिन में उधर से लौटूंगा तो आपसे ले लूंगा तलवार। तो वो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे तलवार रख दीजिए, चले जाइए। मैं, आप देखिए ध्यान से रखिएगा इसको, मैं आपको बहुत भरोसे से दे रहा हूँ तलवार, बिल्कुल म्यान के अंदर, बिल्कुल मैं आपको बहुत मान रहा हूँ इसलिए दे रहा हूँ तलवार। आप साधना में लीन हैं, वो सब ठीक है, लेकिन कहिए तो मैं ले जाऊं? नहीं नहीं, आप यहाँ पे रखिए, कोई दिक्कत नहीं, आप समझिए कि आपके पास रखी हुई, आप जाइए। इंद्र वहां से चले गए, तलवार उनके सामने, बिल्कुल तपस्या में व्यस्त। अगले दिन वो तलवार देखे तो उन्होंने थोड़ा तलवार को छू के देखा, बड़ा बढ़िया लगा, उसकी बॉडी, उसका स्ट्रक्चर, सब चीजें बड़ी अच्छी लगी। कोई बात नहीं, रख दिए वो। फिर से तपस्या करते रहे। अगले दिन उन्होंने थोड़ा तलवार को ऐसे निकाल के देखा कि इंद्र कैसे यूज करते हैं, कैसा क्या है इनका क्राइटेरिया। थोड़ा तलवार देखे, बड़ी थोड़ा ऐसे सूरज के उसमें चमकमाए, और फिर वो फिर से उधर डाल दी, फिर रख। तीसरे दिन उन्होंने सोचा कि चलो इसी से थोड़ा कुछ काम करते हो, चलाते हैं इसको। उन्होंने फिर से तलवार निकाली और ये शुरू कर दिए। 2-4 दिन बाद वो तलवार भांजना शुरू कर दिए, और वो तलवार भांजना शुरू कर दिए, बस हो गया, इंद्र का काम हो गया, उनकी तपस्या हो गई भंग। ये होता है संगति का असर, और संगति ही यहाँ पर ऐसी ऐसी बात होती है जो हमें कहीं से कहीं क्या बदल देती है। मैं आपको बताऊं कि मैं कई जगहों पर जब जाता हूँ, वहां पर जब लौट करके आता हूँ तो कोई ना कोई कविता बन जाती है, कोई ना कोई चीज बन जाती है, और वो बिल्कुल उस विषय से बिल्कुल टैग रहती है, जुड़ी हुई रहती है। वो भाव तभी आ जाते हैं और उससे बन जाते हैं। ये संगति का असर, वो विचार जैसे हमारे पास रखे जाएंगे वो ऐसे ही बनेगा। और इसका सिर्फ, आप भी जानते हैं सर, कि उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि कैसे भी करके उस माहौल को दिया जाए। कैसेट में कौन सा, MP3 CD में कौन सा गाना बजाया जाए, पेन ड्राइव में, लैपटॉप में, CD में कौन सी चीज रखी जाए, जो विकल्प दूसरा उसका नाम, जो हम बनाना चाहते हैं वो रख दीजिए। महीने, 15 दिन, 2 महीने, 4 महीने में, मैं आपको बताऊं कि मेरे पड़ोस में रोज वो बजता है, आपका एक ऑडियो है जो चलता है, मंदिर है पास में, तो वहां से रोज
आरती चलती है सुबह सुबह, ऑटोमेटिक शुरू हो जाती है 5 बजे 6 बजे से। अभी क्या हुआ, लगातार 3 महीने तक बजती रही, एक दिन वो नहीं बजी। आप सच मानिए वहां पे 10 लोगों की जुबान पे आ गया, क्या जी आरती वाली क्यों नहीं बजी? और मेरे ख्याल से कई लोग गए हो तो पूछे भी होंगे यार क्या स्पीकर खराब हो गया क्या? सोचिए, ये अंतर पड़ता है। तरीका सिर्फ कहीं ना कहीं एक ही बचता है हमारे पास कि हम कहीं ना कहीं वो माहौल दें, माहौल का ही असर है। मेरी जो विडंबना है, मैंने जब माहौल देने की कोशिश की, एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। मैंने ऑडियो विजुअल ऑडियो जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका यूज करके मैंने अपने बच्चों के बीच में कंटिन्यूअसली उसको प्ले करना शुरू। उसमें से कुछ सेलेक्टेड बच्चे, बात को मैं थोड़ा गहराई से कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल मैं वहीं पर जाके पहुंच समझूंगा। कुछ बच्चों ने उस कविता में अपनी रुचि दिखाई और उस कविता को उन्होंने इंटरेस्ट के साथ याद किया। मैंने जब उनसे उनका अर्थ पूछा तो वो अर्थ नहीं बता पाए। उन शब्दों के अर्थ, जैसे एक आंसू की ही मैं बात करूं, आंसू सबसे ज्यादा प्रिय कविता मेरे बच्चों को है, वो अक्सर मुझसे सुनते। तो अब उसमें पहली लाइन है, इस करुणा कलित हृदय में। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो सहज बच्चों नहीं के होते, पकड़ जी से जी, दूर है, परंपरागत रूप से नहीं हमारे दिमाग में। जी 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 जी। ये जो है, कुछ तो मेरी सामने कठिनाई आती है इन शब्दकोशों की कमी उन बच्चों। दूसरी, वो शब्दकोश भी दरकिनार करके उस कविता को सीख लेते हैं, भले उनका उसका मतलब ना पता। लेकिन जो ये मीका सिंह, टीका सिंह वाले जो गाने हैं, जो ये पवन सिंह के गाने हैं, खेसारी के गाने हैं, इनके गानों के शब्द को सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं हतप्रभ रहता हूं कि मैं अपने बच्चों को, मैं बहुत, देखिए असल में है मेरी, मैं कविताओं से क्यों जुड़ा मैं बताऊं। असल में जब मैंने अपने जीवन में मूल्यों को ढूंढा, वैल्यूज, तो वो केवल कविताओं में ही बची मिली, साहित्य में ही बचा मिला। शेष अन्य जगह मुझे वैल्यूज मिली नहीं। तो अब मैं तो उसी का तलबगार था, या कह लीजिए पारिवारिक जो संस्कार मिले, जो मूल्य मिले, उन्हीं से मेरे मन में जोरन पड़ा था, तो दही उसी साइड की वाली जमी। अब मैं सोच रहा हूँ जोरन मैं आगे डाल दूं, जामन निकाल के थोड़ा थोड़ा। तो उसमें मैं आपकी भूमिका चाहता हूं। मैं आप जैसे सभी सक्रिय कवि, जो हमारे जहां न पहुंचे रवि तहां पहुंचे कवि वाली जो भावना है, तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग, जैसे तर्पण है, उसी तरीके की कुछ ऑडियो विजुअल सीरीज हमारे सामने लेके आए। ऑडियो विजुअल, बिल्कुल केवल ऑडियो, केवल विजुअल नहीं, ऑडियो विजुअल दोनों होनी चाहिए। सही बात। इससे क्या है कि हम इसको अपने बच्चों के सामने खूब बढ़िया सा परोस पाएंगे। और एक बार यदि हम परोस ले गए, तो उसमें कमी, जहां मैं फेल्योर हो जाता हूं, जब बच्चे मुझसे कभी कभी अर्थ पूछते हैं, तो कभी कभी मुझे अर्थ नहीं पता होता, मुझे भी अर्थ नहीं पता। सहज रूप से होता है। मेरा निवेदन आपसे, बड़ा सौभाग्य है कि आज मेरा आपसे संवाद हो रहा है। तो जब भी मौका मिले, अर्थ सहित, कभी कभी अर्थ के अभाव में हम कविता की मूल भावना तक नहीं पहुंच पाते। ग्रेट, सही कहा। मैं आपसे कहूं, एक बार की बात है, उर्वशी सिंह की एक दिनकर जी की, हमारे प्रिय मित्र ने हमसे कहा कि अंधतम के भाल पर पावक जलाता, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, बादलों के शीश पर चंदन चलाता हूँ, पर न जाने बात क्या है। और शुरू उन्होंने क्या था, मर्त मानव के विजय का तुर्य हूँ, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ। अपने समय का। तो बहुत सारी चीजें उस समय नहीं समझ में, लेकिन प्रैक्टिस करते करते, किसी से सुनते सुनते, तो भावार्थ के साथ कविताओं का विजुअल ऑडियो, और ताकि हम उसको अच्छे से अच्छे तरीके से अपने बच्चों के सामने पढ़ पाए। आप हमारे अग्रज हैं, आप हमारे नेता हैं इस विषय के, तो आपसे हमारी ये मांग है, और जो सहयोग हमसे हो पाएगा वो सहयोग हम बहुत अच्छा। दरअसल मैं इसी प्रयास में रहा हमेशा। यदि आप मेरा चैनल देखें तो जैसे रश्मि रथी की बात, जब रश्मि रथी दरअसल मेरे दादाजी को बहुत प्रिय थी, तो उनकी वजह से वो मेरे अंदर जो पहले सिर्फ शब्द याद थे। मैं आपको बताऊं, एक गाना है, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। मैं, आप यकीन मानिए उत्सव जी, मैं रूपमा का मतलब समझ नहीं पा रहा हूं। दिमाग में दिन भर चले कि रूपमा क्या होता है, धरती पे रूपमा बाप का,
रूपमा। बाद में ये समझ में आया, एक दिन अचानक से क्लिक हुआ, क्योंकि वो याद थी पंक्तियां, तो दिमाग में क्या चला, धरती पे रूप माँ बाप, ऐसा। अब मैं क्या कर रहा था, रूप माँ बाप का। तो कम से कम अगर वो याद थी तो थॉट चल रहे थे, याद नहीं होती तो हमारा विषय कुछ दूसरा होता। तो कई बार ना आपको जैसे याद भी है, जब मैं रश्मिरथी पढ़ रहा था तो आप उसके शुरू के इंट्रोडक्शन देखेंगे, अभी आप सुनेंगे तो उसके इंट्रोडक्शन में मैं ये हमेशा कोशिश करता था कि इसमें जितनी भी पंक्तियां बोलूंगा, क्योंकि अर्थ बताना संभव नहीं था और उसका फ्लो बिगड़ रहा था, मैं वो भी आनंद देना चाहता था पढ़ने का, जो उस कविता का प्रवाह है। तो उसमें जो शुरू का जो मैंने ये ध्यान रखा था कि वो उनको दिक्कत ना हो उस पंक्ति की आखिरी तक पहुंचने में। और जब उसका दूसरा भाग शुरू करता था मैं, तो उस दूसरे भाग में मैं बकायदा कि पिछले में क्या हुआ और अब यहाँ से कौन सी कहानी शुरुआत होगी और क्या प्रसंग है, तो उससे लोग अपने आप कनेक्ट कर पा रहे थे। कई शब्दों का जब मैं रश्मिरथी पढ़ रहा था तो मुझे खुद पता नहीं था, बहुत सारे शब्द आए, ये सहज बात है। मैं कोई यहाँ पर वो नहीं करना चाहता कि आप सर्वज्ञ नहीं हो सकते। तो मुझे बहुत सारे शब्द जो थे मुझे उसके मतलब नहीं पता थे। जब बार बार पढ़ा, दूसरी बार पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा, तो कुछ कुछ शब्द जहां पे लगे वहां पे उसका मतलब क्या है थोड़ा खोजने की कोशिश किया। जब खोज उस तरह की हुई तो वो चीजें मिली, अच्छा अच्छा ये मतलब था, अच्छा ये था, अच्छा ये था, ये ऐसे हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये आपका जो पहला तरीका आपने बनाया वो बिल्कुल कारगर है, कि जिसमें आप ऑडियो चुपचाप सुना रहे हैं। किसी को आप मंदिर के सामने बस बैठा दीजिए दुकान करने के लिए, वो हरिओम कहना सीख जाएगा। तो आप वहां पे क्या है तो ये आपने पहला काम बहुत अच्छा किया। दूसरी, आपने जो एक जिम्मेदारी सौंपी है, सच कहूं सर तो मुझे साहित्य ने बदला है। यदि आप मेरा पूरा 1 घंटे का ऑडियो सुन रहे हो, आप अगर यहाँ पे रहे जी हो तो आपने सुना होगा। हाँ हाँ, तो मैं आपको सच बताता हूँ कि मैं अपने इंजीनियरिंग समय में कैसा था, वैचारों की जो मलिनता थी, जो चीजें थी, बड़ी भूलें, बहुत पश्चाताप। उसका अर्थ है जब किताबों से जुड़ा तो धीरे 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 नहीं नहीं अब मुझे ऐसा रहना, अब उत्सव जी ऐसी अपेक्षा करते हैं, अब ये काम नहीं करना है, ये नहीं करना है। और सच कहूँ बहुत आनंद है। तो ये कहीं ना कहीं एक बदलाव का जो ये प्रक्रिया है, ये ऐसे काम करती है, इसका मैं बिल्कुल ही कहना चाहिए कि एक जो प्रायोगिक रूप वो मैं ऐसा महसूस करता हूँ। और आपकी ये बात मुझे हमेशा याद रहेगी और हमेशा कोशिश रहेगी कि जो ऐसे साहित्य हैं उनको मैं पूरे परिचय के साथ आप सबके सामने लाऊं। और ये बड़ा नहीं, अच्छा बिल्कुल। काम है, बड़ा अच्छा काम है। मैंने पहली बार बहुत मनोज वाजपेयी धन्यवाद। जी के मुंह से मैंने 1 मिनट में और समय लूंगा प्लीज सर, 1 मिनट प्लीज। असल में दिल की जी, बात है, वो थोड़ा निकल सा तो समय की बेहतर बात। है। 1 मिनट सर, हम्म। पसंद जी। जी जी जी। अरे बनारस का हुआ, इतना तो फेवर करा। अरे बिल्कुल बिल्कुल बसंत जी सुनिए, क्योंकि अच्छी खाट पे बैठना होता है मेरा। मैंने पहली बार मनोज वाजपेयी जी के मुखारबिन से मैंने रश्मिरथी सुनी थी, और अरे अरे हाँ। जो भूमिका उन्होंने शुरू में दी थी, उसके जी कारण वो पूरी कविता पहली बार मेरे समझ में आ गई थी। फिर मैंने जी जी रश्मिरथी खरीदी तो मैंने सातों सर्ग उसके पढ़े। जी तो जी जी मुझे जी अच्छा लगता, मैंने आपका भी बाद में सुना, बहुत सारे सुने, बहुत अच्छा भी लगा। तो जी बस इतना सा निवेदन है कि समय मिले तो जी कविताएं जो हम ऑडियो विजुअल बनाएं, उनमें या तो भूमिका या उनका भावार्थ कम से कम डाल दें, ताकि हम, जैसे सब सपोज दैट हम नहीं जान पाते हैं कि कवि क्या कहना चाहता था, कहीं आप रिसर्च करके हम तक पहुंचाए, हम बच्चों तक पहुंचा दिए। बस इतना सा सही मेरा बात है। निवेदन है, और इसको आप बिल्कुल जीवित बिल्कुल, रखिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपको। अच्छा लगा उत्सव जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके प्रणाम काम को। प्रणाम, सादर। अभी पहले मोहित जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें, अपनी बात करें। प्रणाम सर, नमस्कार। आवाज आ रही है आपको अरे मेरी? नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया सर। सर, मेरा जो सवाल है वो बस इतना सा है कि जैसा कि आपने बताया कि आपका कक्षा 12वीं में प्रतिशत कम था, और अभी हाल ही में कुछ ही समय पहले आपकी एक रचना राष्ट्रपति महोदय के द्वारा राष्ट्रपति महोदय के सामने सुनाई गई, जी। और आपकी सफलता जो है वो किसी से छुपी नहीं है। तो कैसा महसूस करते हैं आप? एक क्षण आप उस विद्यार्थी को देखते हैं जिसका 12वीं में कम प्रतिशत था, और एक क्षण के लिए अभी आप देखते हैं अपनी सफलता को, अब जो आपने प्राप्त किया है, इतना लोग आपसे प्रेम करते हैं। और अभी एक कमेंट भी आया था कि आप बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं, जो कि बिल्कुल आपके व्यक्तित्व की सटीक परिभाषा है। आप बहुत ही सरल हैं, बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन आप व्यतीत करते हैं, और हम विद्यार्थियों के लिए तो आप हमेशा से मोटिवेशन थे, हमेशा रहेंगे। तो बस मेरा प्रश्न यही है कि आप कैसा महसूस करते हैं, और किस तरह से हमें जो है अपनी सफलता को जो है वो उस स्तर पर नहीं पहुंचने देना चाहिए कि वो हमारे लिए अपना अहम बन जाए। ये क्या आपसे बात। सरलतम और कोई नहीं बता पाएगा सर। मैं सच बताऊं तो जब आपने जो पहला सवाल है ना, तो मैं क्यों खुश हूं, क्योंकि शायद मैं आगे की ओर दौड़ा, पीछे नहीं दौड़ा।
मैं रुका नहीं, मैं दो काम नहीं किया। मैं ना तो रुका, मैं दौड़ा। मैं ये देखता हूँ कि मैं 12वीं में जैसा भी रहा, जैसी चीजें रही, वैचारिक मलिनता जैसी भी रही, डिग्री में जैसा भी रहा, जो चीज रही, लेकिन मैं हमेशा ना किसी भी उसमें ना आगे की ओर दौड़ रहा था, छोड़ रहा था, उससे सब कुछ अपना छुड़ा रहा था फास्ट। तो मैं इसलिए खुश हूँ, ये अंतर महसूस करता हूँ, इसलिए प्रसन्नता है कि मैं आगे की ओर बढ़ा हूँ, आगे की ओर चला, ना तो रुका, और चला, जहां संभव हुआ वहां दौड़ा, जो कर सका वो किया। मैं कितनी दूरी पर हूँ ये तो मैं नहीं जानता शर्मा जी, कितनी दूर की यात्रा है ये भी मैं नहीं जानता। ये सब ईश्वर के हाथ होता है। आय कर्म धन विद्या मृत्यु, ये अपने हाथ में नहीं है। और दूसरी चीज जो आपने एक ये सवाल किया कि डाउन टू अर्थ, मुझे नहीं पता ये सत्य क्या होता है। मैं बस एक चीज जानता हूँ कि आप सिर्फ 60-70 साल के लिए, 80 साल के लिए, 90 साल के लिए, 100 साल के लिए हो। आप हमेशा नहीं है, आप रोज बदलते हो। शर्मा जी आप अपनी फोटो 4 साल पहले की देखिए, मैं अपनी 4 साल पहले की देखूं, बसंत जी अपनी 4 साल पहले की देखें। आपको क्या लगता है कोई चीज यहाँ पे जीवन भर रहने वाली है? मुझे गुमान होना चाहिए, जो चीज हमारे पास जीवन भर हो उसका गुमान रहे। लेकिन समस्या ये है कि ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसका जीवन भर गुमान रहे। संभव ही नहीं है, बनी ही नहीं, हुआ ही नहीं है। हम स्वयं जिसके अंदर भीतर सारी चीजें हों उसमें खुद स्थायित्व नहीं है, तो हम कैसे किस चीज का ऐसे गुमान करें? हमारे साहित्य, हमारे पुराण, हमारी कथाएं, हमारा जो साहित्य है वो हमेशा यही शिक्षा देते हैं कि यहाँ पे सब चीजें आके चली जाने वाली, तुम जो हो तुम वो रहो। तुम्हारे लिए जो ज्ञान है, ज्ञान का मतलब ही हो जाता है कि भैया ज्ञान में सबसे पहला ये जानो कि कुछ भी चीज स्थायी नहीं है। और तुम अगर ये सोच रहे हो कि तुम्हारा दौर हमेशा रहेगा, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आज शर्मा जी, आज बसंत जी सुन रहे हैं, कल एक ऐसा दौर आएगा कि किसी और का इंटरव्यू लेते रहे होंगे और फिर अरे संदीप भैया को बाद में बुला लूंगा, वो ठीक है, हो गया, वो है, लेकिन वो बात नहीं है जो इसमें होता है। ये होता है, होगा, मैं इसको अच्छे से जानता हूँ। एक दौर आता है जब आपको लोग खूब सुनते रहते हैं, और एक दौर आता है कि जब आपको लोग जो है आपके साथ रहते हैं, आपके साथ आपके प्यार के साथ बने रहते हैं, और वही आपका सुकून होता है। तो जब ऐसी चीजें हैं तो उसमें क्या सोचना, क्या दिखा दूंगा मैं, क्या नया कर दूंगा, मैं कौन से 4 हाथ रख लूंगा, मेरे पास क्या, कितनी मसल से मैं कितने लोगों को निपटा सकता हूँ बताइए। मैं कहता हूँ कि ये बिल्कुल इंच में हो जाए, वो बढ़ जाए, वो उसमें कितने लोगों से जीत सकता हूँ। मेरा ज्ञान इतना बड़ा हो जाए तो मैं कहता हूँ कि मैं कविताओं के बारे में सब जानता हूँ, तो फिर डॉक्टरी कौन जान रहा है, फिर इंजीनियरिंग कौन जान रहा है? मैं इंजीनियरिंग के बारे में जानता हूँ तो आर्किटेक्चर जानते हो, कोई हार्ट के बारे में जान रहा है तो क्या इसके। जब आप ये जानोगे कि ना आप पूर्ण नहीं हो सकते, आप सर्वज्ञ नहीं हो सकते, आप विशेषज्ञ भी एक सीमा तक हो सकते हैं। मेरी दादी की आंख की खराब थी तो डॉक्टर के पास, आंख के डॉक्टर के पास ले गया था, जो बहुत जाना माना था। उस डॉक्टर ने क्या कहा पता है? कि मैं नहीं कर पाऊंगा, दूसरा कर पाएगा। नेत्र के विशेषज्ञ क्यों हुए तुम? बात उसकी ये कि आप विशेषज्ञ भी एक सीमा तक हो सकते हैं, सर्वज्ञ नहीं हो सकते। और जब तक आपको ये बात याद रहती है तब तक आपके पांव जमीन पर रहते हैं। और यही सबसे अच्छा तरीका है कि हम ये जानते रहें कि जो कुछ मेरे पास है उससे बेहतर की संभावना है, उससे बेहतर दुनिया में है और होगा। और अगर आपको लग रहा है कि आज आप सबसे बेहतर हैं जो यहाँ पे दुनिया में उपस्थित हैं, अभी आपका दौर चल रहा है, तो आप ये समझिए कि वेट करिए, आपसे बेहतर विद्वान आने वाला है। तो आप जो है वैसे ही रहेंगे। क्या कहते हैं, वो एक जन का बहुत अच्छा कोट था, कभी पढ़ा था किसी पेपर में, कि उनके बारे में 50% लोगों ने गधा लिखा था। तो उन्होंने कहा कि सर इसको पढ़ो क्या? तो उन्होंने कहा बिल्कुल पढ़ो। इससे क्या होता है कि बीच बीच में जिस मैं पद में हूं ना, तो उससे उसका जो गुब्बारा है ना फूट जाया करता है समय समय पे, तो मैं फिर से वहीं पे आ जाता हूँ। बस इतनी सी बात है शर्मा जी। सर बिल्कुल, मैं चाहता था कि आप ही इसका जवाब जो है बिल्कुल दें, क्योंकि आप जो है जैसा सोचते हैं वैसा ही कहते हैं। तो बिल्कुल ये सार्थक है। वो कहते हैं ना, एक वाक्य कर्म ही पूजा है। अलग अलग लोग जब कहते हैं तो अलग अलग प्रभाव पड़ता है। बस वही वाली बात है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, प्रणाम। थैंक यू, प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम। विबुध विबुध अपनी बात कहें। सर, चरण खूब सर खुश रहो भैया, मेरे भाई, खूब खुश रहो, खूब खुश रहो, खूब खुश रहो। सबसे आप पहले तो मैं परिचय आपकी करा दूं कविताएं। कि विपुल सर हमारे गांव के बहुत ही होनहार और बहुत ही अच्छे विद्यार्थी हैं, बहुत ही विनम्र और बहुत ही अच्छा स्वभाव है इनका। जी बोलो विपुल, ये मेरे गांव के हैं। तो आपकी कविताएं मुझे बहुत मतलब ऊपर तक ले जा रही हैं धीरे धीरे। तो आपका आशीर्वाद मुझे मतलब, वैसी कल्पना कभी नहीं किया था कि मैं कभी आगे जा सकता हूँ, क्योंकि पूरी तरह से मैं पीछे जा चुका था, मुड़ चुका था। लेकिन आपकी कविताओं और आपका साथ और आपका आशीर्वाद इतना मुझे मिला कि आज मैं इस स्थान पे खड़ा हूँ कि मतलब बहुत आगे जा सकता हूँ। कोई अरे कल्पना नहीं बिल्कुल किया था कि बिल्कुल, मैं। आप
बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे भाई। मैं कभी कल्पना नहीं किया था कि कभी नहीं कल्पना किया था कि मैं इतना आगे जाऊंगा, लेकिन फिर आप सबका आशीर्वाद और आपकी कविताएं, हारा टूटा पर रुका नहीं, संघर्ष किया तब जग जीता। ये कविताएं मुझे बार बार कह रहा हूँ कि बहुत आगे तक ले जाने में बार बार मदद करती हैं। खूब खुश रहो, खूब खुश रहो, बस खूब मैं खुश रहो। कोई क्वेश्चन नहीं, चलो, मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है कि आपका इतना सानिध्य मिला मुझे कि मैं जा रहा हूँ बस। बिल्कुल आगे बिल्कुल, कदम जब मेरी आएंगे तो बढ़ती है, आगे मुलाकात कदम होगी। मेरा बढ़ता जा। चलो, ख्याल रखना। बहुत धन्यवाद विभूत। वास्तव में एक कवि के लिए या व्यक्ति के लिए यही चीजें हैं वो सहारा बनती हैं, और मतलब आपकी बातें सुन के उनको कितना खुशी महसूस हो रहा होगा ये वही जान सकते हैं। जय, आपने प्रश्न प्लीज। मैं आपसे जी जी। काठमांडू नेपाल से जुड़ी हुई हूँ अरे अरे। और मैं काफी टाइम से आपके यूट्यूब के पोयम सुनती हूँ। जी तो जी। मेरा प्रश्न ये था आपसे कि क्योंकि मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, तो मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि हिंदी में लेखन के क्षेत्र में साहित्य विधा या फिर व्याकरण रिलेटेड ऐसे कौन से बुक है जिसको आपने पढ़ा था, या फिर हम ऐसे उभरते लेखकों को पढ़ के प्रेरणा मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। अब आप सीधे हिंदी से जुड़ी हैं क्या जया? मतलब हिंदी से पूरे पूरे तरीके से हिंदी समझ जाते हैं? वैसे आप बोल रही हैं तो अच्छा लग रहा है। जी, मुझे आता तो है जो, लेकिन बेसिक बेसिक वर्ड्स, ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं थोड़े हार्ड या फिर डिफिकल्ट, तो वो मुझे डिक्शनरी खोजना पड़ता है। वैसे नियम तो ये कहता है जया कि जितना एक बार आप टफ उठा लें, अगर उसको समझ लिए तो आप आसानी से अच्छे समझ सकते हैं, लेकिन शायद यहाँ पे रूल फॉलो नहीं हो पाएगा। मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल आसान आसान चीजें, वैसे आप रश्मि रफी समझ सकते हैं, बहुत सहज भाषा में है। बाकी आप हरिवंश राय बच्चन जी को पढ़िए, हमारे देश के बहुत अच्छे कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। अमिताभ बच्चन को जानती होंगे, उनके पिताजी हैं वो। तो हरिवंश राय बच्चन जी की जो कविताएं हैं ना, वो बड़ी ज्यादा गहरी हैं, लेकिन उनकी जो भाषा है वो बहुत सरल है। आप एक जन को और सुन सकते हैं, सोहन लाल द्विवेदी। आपने वो कविता सुनी है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। ये जी उनकी सर, बहुत मैंने आसान सुनी। कविता है। हाँ, तो उनकी आदत है कि वो हमेशा बहुत सरल शब्दों में लिखते हैं, तो वो चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगती हैं। यहाँ के जो फिल्मी गाने हैं, जो पुराने गाने हैं, जो भी हैं अच्छे लगते हो, आप वो सुनिए। जो पुराने साहिब लुधियानवी साहब के गाने हैं, गुलजार साहब के गाने हैं, जब क्या कोई गाना गा देता है तो वो भाव अच्छे समझ में आते हैं, तो धीरे धीरे आपको हिंदी समझ में आने लगेगी। तो फिर जब आप उसे पढ़ेंगी तो आपको उसके भाव समझ में आने लगे, तो बिल्कुल हो सकता है। सर, मैं ये भी जानना चाहती थी कि इस क्षेत्र में हिंदी की व्याकरण की किताबें कितनी आवश्यक हो सकती है? व्याकरण की तो आवश्यक है, व्याकरण बहुत जरूरी है, क्योंकि व्याकरण किसी भी विषय का, चाहे आपकी नेपाली भाषा का हो, चाहे मेरी हिंदी भाषा का हो, हमारी चाहे हमारी किसी भी भाषा में व्याकरण उसका नियम होता है, ताकि हमें उसे पढ़ने लिखने में आसानी होती है। जैसे हम जब कहीं खड़ी पाई लगा देते हैं, हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे रुक जाना है, कॉमा लगा देते हैं, थोड़ा सा रुक जाना है, ऐसे करके। तो ये हमें नियम जानना जरूरी होती है। तो कहीं ना कहीं ये आपको पढ़ते पढ़ते जब आप किताबें पढ़ेंगी तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लगेगा कि कहाँ पे ये लगेगा, कहाँ पे ये लगेगा। फिर बाकी जैसे कविता के लिए जो व्याकरण है वो बहुत जरूरी तो है, लेकिन यदि आप क्या फीलिंग है, थोड़ी तारतम्यता है, तो धीरे धीरे अपने आप ये होता है। और किताबें जो है, आपको अगर व्याकरण की बताऊं तो पृथ्वीनाथ पांडे की सामान्य हिंदी व्याकरण चलती है, मानक। पृथ्वीनाथ पांडे, उनकी बहुत अच्छी किताब है, वो बड़ी सरलता से आपको व्याकरण समझाती है। तो मे भी वो बहुत हेल्पफुल रहेगा, लेकिन उसके पहले आप ढेर सारा ना पढ़िए, और ढेर सारी किताबें, कविताएं, कहानियां खूब सारी सुनिए, तो वो आपको बड़ा अच्छा। आपको मेरी कविताएं और सब समझ में आ जाती हैं, जो मेरी कविताएं हैं। हाँ, तो बस बस तो आपको फिर बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से आप सीख लेंगे जया। और आपके अंदर इतनी रुचि है तो पक्का। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण में चौपाई है कि जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिले न कछ संदेह संदेहु। जिसका जिस पर विश्वास है, जिसका जिस पे लगन है, जिसकी जिसके लिए चाह है, वो उसको मिल ही जाता है, उसमें कोई संदेह नहीं। एक ओम शांति ओम मूवी है, उसमें शाहरुख खान का भी डायलॉग है कि अगर किसी को दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें मिलाने को जुट जाती है। ऐसे होता है, तो बिल्कुल सीख जाएंगे जया, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। हाँ, पूछिए।
सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम लोगों के साथ ऐसे यहाँ पे जुड़े हो, आप इतना समय दे रहे हो, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये फर्स्ट Thank you, सेशन sir. है। मैंने आपके पोएम्स जो है वो यूट्यूब पे सुने हैं, तो जी ये फर्स्ट सेशन है जो मैं अटेंड कर रही हूँ, और आई एम टेकिंग मोर इंटरेस्ट इन इट। एंड जी जब जी मैं आपको सुन रही हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन मेरा क्वेश्चन सर आपसे ये है, थोड़ा डिफरेंट है, जी कि सर आपने बहुत डिफरेंट पाथ्स चुना अपने लाइफ में, क्योंकि एज सच हम लोग क्या देखते हैं कि मेडिकल, इंजीनियरिंग, ये सब फील्ड्स स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं कि ये फील्ड्स में अच्छे प्लेसमेंट्स हैं, अच्छे जगह पे जाओगी। तो सर जब आपने ये फील्ड चुना, तो एक जो डिफिकल्टी रहती है कि मैं ये अपने मन से चुन रही हूँ, मैं कैसा करूंगी मुझे नहीं मालूम, और हाँ मतलब ऐसा है कि हाँ मैं चाहती हूँ अंदर से, बट रिजल्ट क्या आएगा वो मैं 100% श्योर नहीं हूँ। तो ये श्योर प्रॉब्लम नहीं सर। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सर महान कैसे बने? इट्स लाइक अ फनी क्वेश्चन, बट कितने बार ये होता है सर कि हम चाहते हैं, जैसे कि आपने सफलता का डेफिनेशन दिया आपके हिसाब से, कि अगर मुझसे किसी का भला हो सके तो मैं समझता हूँ कि मैं सफल हूँ, मैं खुश होता हूँ। तो सर सिमिलरली मैं भी यही सोचती हूँ कि अगर मैं कुछ दूसरों का अच्छा कर पाऊँ तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी, और मुझे इसी फील्ड में करना है कुछ। तो लेकिन सर क्या होता है कि हम स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो जब हम ऑब्जर्व करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो हम अब कहीं ना कहीं अपना व्यक्तित्व का उतना विकास नहीं कर पाते हैं, मतलब कुछ कुछ चीज छुपाते हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं कि अगर मैं उसको बता दूंगी तो वो मुझसे आगे निकल जाएगी, जबकि मैं चाहती हूँ कि मैं उस फील्ड में जाऊं जहां मैं दूसरों की मदद कर सकूं। तो जी जी इस, जैसे कि मेरा नाम निधि है, तो हाँ मैं निधि ठीक है, तो हाँ बेसिकली आपका प्रश्न मैं समझ पा रहा हूँ कि ईर्ष्या से हाँ या फिर कंपटीशन से कैसे हम उसको कर सकते हैं सर। और जय हिंद अनुकुल जी। सर मेरा एक प्रश्न था कि जब भी मैं जैसे कविता लिखता हूँ तो ऐसे उस समय हर समय तो भाव आते नहीं हैं, बट हम्म, जब भी कभी वो भाव आते हैं तो अपने आप वो कविता मेरे मुख से निकल जाती है। वो निकल लिख जाती नहीं है। पाता हूँ और मुझे याद भी नहीं रहता, वो भूल जाती है कविताएं। तो फिर मोबाइल का नोट्स इस्तेमाल करिए। मोबाइल का नोट्स इस्तेमाल करिए, नहीं तो अपने पास कापी पेपर रखिए, वो भूल ही जाता है। और फिर वो पता है याद यस करो तो बहुत बिल्कुल तड़प से बिल्कुल याद भी नहीं आता और बड़ी दिक्कत लगती है। यार वही तो एक यस लाइन सर, आई थी जो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और फिर वही नहीं याद आएगा। सबके साथ यस होता सर। है बिल्कुल। कोई नोट्स रखिए या कोई कुछ ऐसा रखिए, हो जाएगा बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। निधि ने हाँ पूछा हाँ था उनका आगे। निधि जी। जी, कंपटीशन निधि जो जी ईर्ष्या और जी निधि जी सबसे पहली बात तो ये आप समझ लीजिए कि हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग साधारण मनुष्य हैं, हमारे भीतर सब भाव आते हैं। आपके साथ अच्छी बात पता है क्या है? आपके साथ अच्छी बात है कि आप ये जानते हो कि गलत है। सच बताऊं ना तो बहुत भीड़ को पता ही नहीं है कि गलत है। वो इस चीज की ओर ध्यान ही नहीं दे पाते, उधर जा ही नहीं पाते। दरअसल हम ना ये सारी जो पृथ्वी की थ्योरी चलती है वो इसी में चलती है कि हम जानते हैं नहीं जानते। हम अगर कोई चीज जानते हैं ना तो हमारा रिएक्शन आप पूछ रहे हैं, ये सबके साथ होता है। आपने जैसे कहा ना ये सबके साथ, ये ऐसा है कि जैसे हम मनुष्य हैं तो हम खाना भी खाएंगे, हमें प्यास भी लगेगी, इस तरह का है ये काम। वो सबके साथ होता है। बस हमें ये जानना है कि आप हमेशा जो भी है ना वो नहीं रहेंगे। यहाँ पे आपको अध्यात्म और सब स्पिरिचुअल चीजों को थोड़ा सा आपको बिलीव बनाना पड़ेगा। आप ये बना लीजिए कि जो मेरी किस्मत में है वो मुझे मिलेगा। हमें अपना कर्म बेहतर तरीके से करना है, हमें अपनी दौड़ बेहतर तरीके से लगानी है, हमें अपने विचार पे काम करना है। कौन कहाँ जा रहा है उसकी इच्छा है, उसका अपना रास्ता है। वो आप अलग पैदा हुए, अलग पैदा हुआ। आपके दिमाग का विकास अलग होता है, उसके दिमाग का विकास अलग होता है। उसका डीएनए, उसकी चीजें अलग है, उसकी डीएनए अलग। सबका अपना याद करने का, प्रक्रिया करने का तरीका अलग है। लेकिन एक चीज सेम है जो दोनों लोग कर सकते हैं, दोनों बहुत ऊंचाई पा सकते हैं, मेहनत। हमें बस उसमें है। जीत गया ताली बजाइए, हार गए आप कोई दिक्कत नहीं, ठीक है दोबारा करेंगे। मन दुख लग रहा है थोड़ा सा रो लीजिए, आगे बढ़ गए, चलो हो गया, किसी का हो गया उसके लिए ताली। दरअसल आप किसी के लिए ताली बजाते हैं तो आप उसके लिए ताली नहीं बजा रहे, आप सफलता के लिए ताली बजा रहे हैं। इससे सफलता खुश होती है कि वो सफलता से खुश हो रहा है, तो इसको सफलता चाहिए, तो सफलता खुश होती है। दरअसल जब आप किसी की सफलता, मतलब सफलता ही आपको पसंद नहीं है तो सफलता को बुरा लगता है, तो थोड़ा आपके लिए और मुश्किल टास्क हो जाता है। तो कुछ भी नहीं, आप जब तालियां बजाते हैं, जब कोई ग्रो करता है तो उसको सफलता के लिए तालियां बजाइए और अपनी हिम्मत करिए। धीरे धीरे आप आदी हो जाएंगे इसकी, पक्का आप याद रखिएगा। आप अभी 21-22 साल की होंगी, 20-21 साल की होंगी, लेकिन आप देखिएगा धीरे धीरे ना आप बिल्कुल आदी हो जाएंगे इस चीज की, और बहुत अच्छी आदत बहुत सही समय पे पड़ जाएगी, बिल्कुल सुकून से रहेंगी।
कोई जीत गया, कोई हार गया, कोई जो भी है सब चीजें, किसी कोई हार गया तो हो गया, ठीक है भाई हार गया, तो उसके सामने में मत पूछिए बार बार कि भैया कैसे हार गए, क्या हार गए, आप समझते हैं ना, बुरा लगता है, नहीं पूछा जाता। ऐसे जब ये छोटी छोटी भावनाएं समझने लगेंगी ना, तो अपने आप आपके भीतर वैसा होने लगेगा, और बाकी खींचने वाले वो हमेशा मिलेंगे लोग, उससे आप पीछे नहीं हो सकती और ना ही उससे आप बच सकती। बस अपने आप को अपने अपने साधना में लगे रहिए, धीरे धीरे आधे लोग तो आपकी ओर आ जाएंगे, और जो नहीं आए वो देख कर नहीं आएंगे, इसके पास अब भरपूर है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ये भाव आपके अंदर आ गए और आपको ये पता है कि गलत है, ये पर्याप्त है आपको सुधारने के लिए। आप मेरी बात अगर आप दिल में सोचेंगी तो आपको उत्तर मिल गया होगा। मैं अपने अनुभव से इस 30 वर्ष की उम्र में जो समझा हूँ, जाना हूँ, सीखा हूँ, बस वही आपसे कहा हूँ। निधि जी आप कर सकते हैं, आपके बोलने से भी बहुत जुनून लगता था। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, आज मुझे भी बहुत आनंद आया। आज के संवाद को बुढ़बुद्धि तक याद रखा जाएगा। उत्सव जी बहुत आभार। बस तो अभी छोड़ के जाने का इच्छा नहीं हो रहा, क्योंकि 1 घंटे का समय हमारा तय हुआ था, अभी 2 घंटे होने को है, अभी इच्छा नहीं, 3 बार कर चुका, लेकिन फिर भी इच्छा हो रही है कि आपसे कुछ सुने, क्योंकि वास्तव में मैं बता दूं कि मुझे ऐसा लगता है कि आप भले ही आप दुनिया के लिए चाहे जो हो, एक वास्तव में जब सामने से आपसे बात करते हैं कोई, तो ऐसा लगता है कि आपके जीवन की फिलॉसफी बिल्कुल क्लियर है और आप बहुत बहुत स्पष्ट है, क्योंकि आप लोगों को अच्छे सुझाव दे पाते हैं, और वो तभी दे पाते हैं, जैसे आपने विनम्रता के बारे में कहा, जैसे आपने कंपटीशन के बारे में कहा, मुझे नहीं लगता है कि आपको जीवन जीने में ज्यादा परेशान, दरअसल कुछ ज्यादा थ्योरी ही नहीं है, जो आपने, मैं तो मुझे लगता है बसंत जी कोई ज्यादा थ्योरी नहीं है, कुछ भी नहीं, बहुत सहज तरीके से चीजें हैं। अगर हम ये जान लेते हैं ना, जब ये पता चल जाता है ना कि यार कुछ भी स्थायी नहीं है, तो आप अपने आप जो जैसा होना सेटल हो जाता है। ठीक ऐसी कहानी है बस, और कुछ भी ज्यादा है नहीं। 2 मिनट में बस सेशन खत्म होने वाला है, तो आप सभी लोगों का इतने लगभग 2 घंटे तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना अद्भुत सेशन हुआ कि मतलब शायद ये अगर होता तो 10, 11, 12 भी बज जाते आज, लेकिन हम लोगों ने इतना प्रयास किया कि कब में किया जाए, काफी देर से लोग जुड़े हुए हैं। नहीं तो ये सेशन इतनी अच्छी तरीके से चल रहा था कि समय का तो बिल्कुल पता ही नहीं चला कि कब 9 बज गए। आप जी हाँ सर जी क्या बोले आप? कह रहे हैं महानुभाव की तरह हम सब चिपको आंदोलन के नेता हैं। तो आप लोगों का बनारस, जी आप लोगों का इतने देर तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब